नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं शब्द का वर्गीकरण। पिछली वीडियो में हम शब्द के वर्गीकरण की 2 वीडियोस कर चुके हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी इसकी। हमें पता है शब्द का जो वर्गीकरण है इसको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन-कौन से? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। इसके आधार पर हमने 5 प्रकार से वर्गीकृत किया था। रचना, बनावट के आधार पर 3 प्रकार से और अर्थ के आधार पर इसमें भी हमने 4-5 प्रकार देखे थे। इन तीनों को हम जो है पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो जो लास्ट की 2 वीडियोस हैं उसमें हमने इन तीनों को डिस्कस किया है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। इसके आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है 2 प्रकार से। कौन-कौन से? विकारी और अविकारी, जिनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पद के प्रकार। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ पे पद लिखा है। ये यहाँ पे आप शब्द भी लिख सकते हैं, शब्द या पद के प्रकार। अब आपको पता होना चाहिए कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। हालांकि जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था मैंने उसमें भी आपको बताया था, लेकिन फिर से बता देती हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर शब्द लिखा आज, तो ये क्या है? ये एक शब्द है। आप इसको पद नहीं बोल सकते। लेकिन मैं नीचे एक वाक्य लिख रही हूँ, आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार है। ये क्या है? ये एक वाक्य है। अब मैंने आपको कहा कि ये आज क्या है? ये एक शब्द है। इसको हम पद नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो वाक्य लिखा है आज शुक्रवार है, इसमें ये जो आज है ये क्या है? ये एक पद है। अब इस वाक्य में सिर्फ आज ही पद नहीं है। अगर आप शुक्रवार की बात करें तो ये भी क्या है? ये भी एक पद है। मतलब जब कोई शब्द स्वतंत्र होता है, अकेला होता है, तब हम उसको कहते हैं शब्द। लेकिन जब वो किसी वाक्य में आ जाता है, किसी वाक्य में जो शब्द होते हैं उनको शब्द न कहकर उनको हम कहते हैं पद। तो ये अंतर होता है शब्द और पद में। तो पद के 2 प्रकार किसके आधार पर? हमने अभी पीछे पढ़ा, व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर। कितने हैं ये? 2 हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द या पद, देखिए नाम से पता लग रहा है विकार, विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, तो वो होते हैं हमारे विकारी शब्द। अब परिवर्तन तो होगा, लेकिन किस आधार पर, किस वजह से परिवर्तन होगा? तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें कहते हैं हम विकारी शब्द। अब देखिए हमने जाना कि परिवर्तन होता है, लेकिन जब हमने इसकी परिभाषा देखी तो हमें पता लगा कि परिवर्तन किस आधार पर होगा? परिवर्तन होगा लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर। दूसरी तरफ है हमारे पास अविकारी शब्द, मतलब जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें कहते हैं हम अविकारी शब्द। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये बात हो गई विकारी और अविकारी शब्द या पद की परिभाषा की। अब देखते हैं कि परिवर्तन कैसे आता है। जैसे हमारे पास शब्द है लड़का। अब इसका जब लिंग के आधार पर परिवर्तन होगा या विकार उत्पन्न होगा तो लड़का का बन जाएगा लड़की, जो स्त्रीलिंग है। फिर अगर हम इस पे वचन के आधार पर परिवर्तन की बात करें तो लड़का का हो जाएगा लड़के, जो बहुवचन है। उसी तरह एक और शब्द है मैं में जब को और से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ तो ये परिवर्तित होके बन गया मुझको और मुझसे। तो आपने देखा कि इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर क्या हुआ? परिवर्तन आया।
तो ये हैं हमारे विकारी शब्द। दूसरी तरफ हमारे पास शब्द हैं यथा, इधर, इसलिए। अब यथा का अर्थ होता है के अनुसार, जैसे आपने पढ़ा है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो इसमें अब लिंग, वचन, काल, कारक इसके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये ऐसे के ऐसे ही प्रयोग होते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द, क्योंकि कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अब ये जो हमारे विकारी और अविकारी शब्द या पद हैं, इनकी संख्या है 4। ये 4 होते हैं। जो हमारे विकारी शब्द हैं जिनमें परिवर्तन होता है, वो कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और दूसरी तरफ अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। इनमें परिवर्तन नहीं आता लिंग, कारक, वचन और काल के आधार पर। अब इनको हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम विकारी शब्दों की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे संज्ञा के बारे में। तो ऐसे तो हम सभी को पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध हो। अब मैंने ये जो पहली पंक्ति यहाँ पर जोड़ी है, ये इसलिए जोड़ी है ताकि आपको याद रहे संज्ञा क्या है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। इस पंक्ति को यहाँ पे लिखने का यही कारण है ताकि आप इस चीज़ को भूलें ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और हमसे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम जब परिभाषा को इसी तरह याद करेंगे, समझेंगे, तो क्या है, हम उस समय कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसीलिए मैंने इस पंक्ति को यहाँ पे जोड़ा है। तो अब हमने कहा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान का बोध जिन शब्दों से होता है वो कहलाते हैं हमारे संज्ञा। देखिए, संज्ञा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम या पहचान। जो संज्ञा है उसका शाब्दिक अर्थ है नाम या पहचान। तो अब जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि की पहचान होगी वो संज्ञा कहलाएंगे। जैसे परिभाषा से समझते हैं, किसी व्यक्ति, अन्वित, किसी व्यक्ति का नाम आ गया अन्वित। आप अपना नाम ले लीजिए, जैसे मेरा नाम है शबनम, तो वो क्या है, एक व्यक्ति का नाम हुआ। वस्तु में मेज आ गया, भाव प्रेम, और जीव के अन्वित भी तो जीव ही है। स्थान शिमला, या जिस जगह पर आप रहते हैं वो भी क्या एक स्थान है। तो ये जो अन्वित, मेज, प्रेम, शिमला, ये शब्द क्या हैं, ये किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान का बोध करवा रहे हैं, तो ये कहलाते हैं संज्ञा। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद की। अब देखिए, अगर एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया गया कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप लिखेंगे 5। लेकिन आजकल क्या है, एग्ज़ाम में इजी वे में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो वहीं पर बच्चे क्या हैं, कंफ्यूज होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद की। तो जो 5 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वीं है भाववाचक संज्ञा। और दूसरी तरफ व्युत्पत्ति के आधार पर हैं 3 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। तो इन आगे देख लेते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर देखिए क्या किया गया है। जो जातिवाचक संज्ञा है उसको 2 अन्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से?
एक आ गया समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा। इनको रखा गया है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब इनको एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, अब देखिए यहाँ पे ये जो विशेष शब्द है यही पूरी परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, तो ध्यान से देखिएगा। जो शब्द किसी विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब विशेष प्राणी मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके बारे में बताएंगे, तो वो होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसके उदाहरण हैं, जैसे नाम है क्षितिज, कृतिका, हिमालय, पृथ्वी, रामचरितमानस आदि। अब क्षितिज क्या है? एक लड़के का नाम है, पर्टिकुलर किसी विशेष प्राणी का नाम है। कृतिका किसी लड़की का नाम है। हिमालय क्या है? एक है। पृथ्वी कितनी है? एक है। रामचरितमानस कितनी है? एक है। तो ये क्या है? विशेष प्राणी या चीज, किसी वस्तु का बोध करवा रहे हैं, तो ये कहलाती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब वाक्य प्रयोग में देखिए, अनुज कल से हिंदी पढ़ेगा। अब इस वाक्य में आपको बताना है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। दीपक कल से हिंदी पढ़ेगा। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा में पढ़ा कि ये किसी विशेष प्राणी या का बोध करवाएगा। अब विशेष मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पे जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अनुज कल से हिंदी पढ़ेगा वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कितनी है। एक है, दो है, तीन है और कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस जो वाक्य है इसमें हमारे पास दो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कौन कौन सी? अनुज जो एक लड़के का नाम है और दूसरा है हिंदी। हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। तो क्या है? एक विशेष भाषा हुई ना, तो वो ये दोनों क्या हैं हमारे? ये हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी प्राणी पूरी जाति का जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वो पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है जैसे फूल। अब फूल में सब फूल आ जाते हैं, कमल का फूल, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल। तो फूल क्या है? जितने भी फूल हैं उन सभी फूलों की एक जाति को दर्शा रहा है। गाय, अब गाय में भी सभी गायें आ जाएंगी, नील गाय, देसी गाय जैसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में। तो एक गाय के अंदर सब गायें आ जाती हैं, मतलब पूरी जाति का बोध करवा रहा है गाय शब्द। उसी तरह पुस्तक। अब पुस्तक में हमारी गणित की, विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की, हिंदी की, ये सभी पुस्तकें आ जाएंगी। तो ये भी पूरी जाति का बोध करवा रहा है पुस्तक शब्द। लड़का, लड़के, जो लड़का शब्द है वो भी लड़कों की पूरी जाति का बोध करवा रहा है। इसमें राम, मोहन, श्याम, क्षितिज, जैसे जो ये वीडियो देख रहे हैं आप में से भी बहुत सारे लड़के होंगे, तो ये लड़का शब्द जो है लड़कों की पूरी जाति का बोध करवा रहा है। नदी, नदी के अंदर भी गंगा, यमुना, सरस्वती सब नदियाँ आ जाएंगी। घर, अब घर क्या है? इसमें किसी एक विशेष प्राणी के घर की बात नहीं की गई है, इसमें घर शब्द में सभी के घर आ जाते हैं। उसी तरह लड़की, लड़की क्या है? लड़कियों की जो जाति का बोध करवा रहा है लड़की शब्द। तो ऐसा शब्द जो पूरी जाति का बोध करवाए वो कहलाता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब और अच्छे से समझने के लिए वाक्य प्रयोग देखते हैं। हमारे पास है वाक्य, रोहन स्कूल जा रहा है। क्या है वाक्य? वाक्य है रोहन स्कूल जा रहा है। अब इस वाक्य में आपको बताना है कि जो जातिवाचक संज्ञा है वो कौन सी है। तो दोबारा वही आप वीडियो को पॉज कीजिए,
कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर देखिए आपने सही कहा या गलत। अब रोहन स्कूल जा रहा है, इसमें रोहन तो आ गया हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जो स्कूल है वो क्या है? ये है हमारी जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है स्कूल शब्द, क्योंकि स्कूल में क्या है? प्राइवेट, गवर्नमेंट सभी स्कूल आ जाएंगे। और दूसरा वाक्य है हमारे पास, टोकरी में सब्जी व फल रखे हैं। अब इसमें क्या है? टोकरी, सब्जी, फल। टोकरी, सब्जी और फल, ये तीनों शब्द क्या हैं? ये हैं हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा कैसे है? टोकरी, टोकरी में सभी टोकरियां आ जाएंगी। फल, सब्जी, सब्जी में बैंगन, गोभी, गाजर, मूली, सब तरह की सब्जियां आ जाएंगी। फल, फल में भी वही है, आम, सेब, अनार, अंगूर, सब फल आ जाएंगे इसमें। तो ये क्या है? फलों की पूरी जाति का बोध करवा रहा है हमारा फल शब्द। उसी तरह सब्जी शब्द भी सभी प्रकार की सब्जियों की जाति का बोध करवा रहा है, और टोकरी भी। तो ये तीनों क्या है? इसमें जातिवाचक संज्ञा है। नीचे देखिए, जातिवाचक संज्ञा को दो उपभेद करके देखा जा सकता है, जो मैंने आपको पीछे आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर भी बताया था। इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को। हम इनको आगे देखेंगे। देखिए, इनको में क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अधिकतर यहीं से पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि इसको समूहवाचक में रखा जाए या जातिवाचक में या द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ध्यान से देखिएगा। आगे है तीसरा हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। अब तेल क्या है? तरल है। कपड़ा, अनाज, कोयला, हीरा, हीरा क्या है? धातु है। तो ये सब क्या है? ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेल, कपड़ा, अनाज, कोयला, हीरा क्या है? सोना, चांदी, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। हमारे पास है वाक्य, जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी होता है। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी है। और दूसरा वाक्य भी देख लीजिए, पानी और तेल को मापा जा सकता है। तो इस वाक्य में भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दोनों वाक्यों में कितने कितने द्रव्यवाचक संज्ञा हैं और कौन कौन सी हैं। तो जो हमारे पास पहला वाक्य है, जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी होता है, इसमें दो द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन कौन सी? कोयला और हीरा। हमने अभी द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा में पढ़ा कि जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु आदि का बोध करवाते हैं वही तो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। दूसरा है हमारे पास, पानी और तेल को मापा जा सकता है। इसमें पानी और तेल ये क्या है हमारे? ये हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में भी सही कमेंट किया होगा। इसके बाद आगे है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा भी देख लेते हैं। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं, किसका बोध करवाते हैं? समूह का, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमेशा एक वचन होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में। बच्चे यहीं पे प्रश्न गलत करते हैं और अपने नंबर गंवा बैठते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी समूहवाचक संज्ञा है उसमें क्या है? समूह का बोध होता है, और जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध होता है। और अधिकतर जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो एक वचन में होती है। जैसे देखिए, परिवार। अब परिवार क्या है? एक समूह है जिसमें क्या है, 2 से लेके 5, 7 कितने भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन एक परिवार क्या है? कुछ लोगों का समूह होता है, जाति नहीं होती, ये कुछ लोगों का समूह होता है जो हमारा परिवार होता है। उसी तरह सेना है,
सेना भी क्या है, सैनिकों का समूह है। मेला, अब किसी जगह पर मेला लगता है तो वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भी लोगों का समूह हुआ। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा है उसमें क्या है, कुछ अंगूर होंगे। दल आ गया, दल भी लोगों का समूह होगा। वर्ग, किसी वर्ग में उसी एक वर्ग है उसमें एक जैसे लोग होंगे, जैसे डॉक्टर वर्ग हो गया, वकील वर्ग हो गया। तो ये क्या है, ये भी हमारे समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। सभा, समिति, पुलिस, डॉक्टर, वकील, ये क्या है हमारे, ये सभी आते हैं समूहवाचक संज्ञा में, क्योंकि ये कुछ लोगों का समूह होता है। और मैक्सिमम टाइम जो है पोस्ट आती हैं, जो पोस्ट होती है किसी भी व्यक्ति की, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा में आती है। जैसे डॉक्टर क्या है, डॉक्टर भी तो एक पोस्ट है, वकील है, ये हमारे समूहवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। अब इस वाक्य में आपको बताना है कि इसमें समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि परिवार क्या है, कुछ लोगों का समूह है, तो यही है हमारा समूहवाचक संज्ञा। क्या है ये, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आगे जो लास्ट है वो है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वो होती है भाववाचक संज्ञा। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति के गुणों का पता लगे कि वो अच्छा है, बुरा है, या दोष, दोष हो गया बुरा होना, या उसकी दशा का मतलब उसकी स्थिति का पता लगे, उसकी अवस्था, बूढ़ा है, जवान है, या उसके भाव, प्रेम, प्यार, क्रोध, कैसा भाव है, इन चीज़ों का पता चले तो वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। और साथ में हमने पढ़ा कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं और कुछ कैसे बनती हैं, उनके साथ प्रत्ययों को जोड़ा जाता है और भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे क्रोध, क्रोध क्या है, भाव है। खुशी, खुशी क्या है, ये भी भाव है। आश्चर्य, प्रेम, लंबाई, ये क्या है, ये है भाववाचक संज्ञाएं, लेकिन ये स्वतंत्र हैं। और नीचे है आपके पास बुढ़ापा, सुंदरता, ममत्व, बचपन, बढ़ाई, ये क्या है, ये है हमारे पास ऐसे भाववाचक संज्ञाएं जो प्रत्ययों के जुड़ने पर बनी हैं। इसमें बुढ़ापा में हमारे पास पा प्रत्यय लगा है, सुंदरता में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ममत्व में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसी तरह बचपन में किसका, पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और बढ़ाई में हुआ है हमारा आई प्रत्यय का प्रयोग। और इन प्रत्ययों की सहायता से बनी है ये भाववाचक संज्ञाएं। इसको भी वाक्य प्रयोग से देख लेते हैं। हमारे पास वाक्य है, पूर्वांशी बहुत खुश है। अब इस वाक्य में आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो पूर्वांशी क्या है, एक लड़की का नाम है, तो ये हुआ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूर्वांशी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अब आपको बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसमें जो खुश शब्द है वो क्या है, वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे और उदाहरण देखते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं और पेपर में आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, आपके पास वाक्य हो सकता है एग्जामिनर वाक्य दे दे और आपसे पूछें कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है या जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, कोई भी संज्ञा पूछ सकते हैं वो। तो आपको वाक्य से भी पता लगना चाहिए। देखिए, जैसे पहला वाक्य है हमारे पास, तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। अब इस वाक्य में क्या है, तुलसी का पौधा क्या है, तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। और दूसरा वाक्य है हमारे पास, तुलसी ने रामायण लिखकर भारत पर उपकार किया।
अब इन दोनों वाक्यों में आपने क्या बताना है कि तुलसी जो है वो कौन सी संज्ञा है। पहले वाक्य में तुलसी कौन सी संज्ञा है और दूसरे वाक्य में भी तुलसी कौन सी संज्ञा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे पहला वाक्य है तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। अब तुलसी क्या है? तुलसी का पौधा है। अब ये क्या है? पूरी तुलसी की जाति का बोध करवा रहा है, क्योंकि तुलसी एक ही थोड़ी नहीं होती है, तुलसी के भी नाम हैं। तो तुलसी का पौधा, यहाँ पे तुलसी क्या है? ये है हमारी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये जाति का बोध करवा रहा है। और दूसरे वाक्य में तुलसी ने रामायण लिखकर भारत पर उपकार किया। यहाँ पे तुलसी क्या है? तो यहाँ पे तुलसी एक नाम है, किसी विशेष प्राणी का नाम है। तो इस वाक्य में तुलसी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, इसी तरह के प्रश्न पूछकर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में। अब शब्द तो एक ही था, यहाँ भी तुलसी था, यहाँ भी तुलसी था, लेकिन पहले वाक्य में तुलसी है जातिवाचक और दूसरे वाक्य में है व्यक्तिवाचक। तो यही जो चीज़ है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसी को आपने समझना है। अगला वाक्य देख लेते हैं। जैसे वाक्य है जनक की पुत्री का नाम सीता है, और दूसरा वाक्य है भगवान के घर घर सॉरी भगवान करे घर घर में सीताएं हो। अब इन दोनों वाक्यों में बताइए कि किस वाक्य में कौन सी संज्ञा प्रयोग हुई है। तो पहला वाक्य है जनक की पुत्री का नाम सीता है। इस वाक्य में अब जनक की एक ही पुत्री है, सीता है, तो हमें पता है सीता क्या हुआ? विशेष प्राणी का नाम है। तो यहाँ पर सीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा वाक्य है भगवान करे घर घर में सीताएं हो। अब सीताएं मतलब ये किसी जाति का बोध करवा रही है कि घर घर में सीताएं हो। तो ये क्या है? ये है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है दूसरे वाक्य में। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण पहला वाक्य है हमारे पास मेरा परिवार भोजपुर में रहता है, परिवार। और दूसरा वाक्य है इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। अब दोनों वाक्यों में परिवार शब्द है। आपको बताना है कि किस वाक्य में जो परिवार शब्द है वो कौन सी संज्ञा का है। जैसे पहला वाक्य है मेरा परिवार भोजपुर में रहता है। अगर आपको ऑप्शन दे दी जाए द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, तो पहले वाक्य में कौन सी संज्ञा प्रयोग हुई है? यहाँ पे मेरा परिवार भोजपुर में रहता है। मेरा परिवार मतलब किसी एक के परिवार की बात की गई है, और हमें पता है एक के परिवार की बात की गई है तो मतलब परिवार तो समूह होता है कुछ लोगों का। तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जो पहला वाक्य है मेरा परिवार भोजपुर में रहता है, यहाँ पे परिवार शब्द है समूहवाचक संज्ञा। अब दूसरा वाक्य देखते हैं इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक एक पहचान पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात की गई है सभी परिवारों को, यहाँ पे परिवार शब्द दर्शा रहा है सभी परिवारों की जाति का बोध करवा रहा है हमारा परिवार शब्द। तो ये परिवार शब्द क्या है हमारा? ये है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सभी परिवारों की बात की गई है, सभी की बात की गई मतलब पूरी जाति का बोध करवा रहा है ये परिवार शब्द। तो देखिए किस तरह एक ही शब्द जो है वो अलग अलग संज्ञा शब्द बना। तो यही चीज़ें ध्यान में रखनी है और ऐसे वाक्य लीजिए, उनका बार बार अभ्यास कीजिए, तभी चीज़ें याद रहेंगी। आगे मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, आपको ये देखकर बताना है कि इसमें कौन कौन सी संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है।
ये है हमारे पास वाक्य। पढ़ लेते हैं इसको। क्या है? राधा व रमा दो लड़कियां हैं तथा राजू व राजन दो लड़के हैं। राधा व राजू वकील हैं तथा रमा व राजन पुलिस में हैं। देखिए, मैं चाहती तो मैं यहाँ पे पहले से ही लिख सकती थी कि कौन कौन से शब्द जो हैं वो किस किस संज्ञा में आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार खुद वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़कर इनका खुद उत्तर दें, क्योंकि तब क्या है, आपका दिमाग चलेगा, आप सोचेंगे। अगर मैं पहले से लिख कर दे देती हूँ तो आप नहीं सोचेंगे, आप सीधा देखेंगे भी हाँ ये वाली संज्ञा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से नहीं लिखा है ताकि आप अपने दिमाग का प्रयोग करें। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको हल कीजिएगा और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। अब राधा व रमा दो लड़कियां हैं। अब राधा और रमा क्या हैं? विशेष प्राणी का नाम है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। ये है व्यक्तिवाचक। दो लड़कियां हैं। अब लड़की क्या है? जाति है, क्योंकि लड़कियां पूरी जाति का बोध करवाती हैं। लड़कियां शब्द क्या है? ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है ये शब्द। तथा राजू व राजन, ये क्या है? फिर से व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि विशेष व्यक्ति का नाम लिया है राजू और राजन। लड़के, लड़के क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर है राधा व राजू, ये फिर से क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये क्या है? ये वकील हैं। कौन? राधा और राजू हैं वकील। अब हमें पता है वकील क्या है? एक वर्ग है, और एक जो वर्ग है वो आएगा हमारा समूहवाचक में, क्योंकि वकील क्या है? समूह होता है कुछ उसी वर्ग के लोगों का। और जो हमारी रमा व राजन है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, वो पुलिस में है। तो पुलिस भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अब देखिएगा, ये जो मैं रेड पेंसिल से टिक करूंगी, ये है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा हो गई थी। मतलब ये जो नाम है ये है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आपने हल नहीं किया है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो गई। दूसरे नंबर पर है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे लड़कियाँ, लड़के, ये दोनों शब्द क्या हैं? ये है जातिवाचक संज्ञा। लड़कियां और लड़के, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। उसी तरह आगे है हमारे पास शब्द वकील और पुलिस। अब वकील और पुलिस क्या है? कुछ लोगों का समूह होता है। तो ये है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा, वकील और पुलिस। तो आई होप आपको ये क्लास में जो भी पढ़ाया वो समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप फिर से एक बार वीडियो को प्ले कीजिएगा, क्योंकि ये आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो उतना आसान नहीं रहा है। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि ये शब्द कौन सी संज्ञा कहलाएगा, वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक वाक्य देती हूँ, भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब भारत की आज़ादी में गांधी जी का, अब गांधी जी एक हैं, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरा वाक्य है, भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आया गांधी परिवार। अब गांधी परिवार में एक व्यक्ति तो है नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हैं ना, तो वो क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा है, कि जितने भी गांधी परिवार हैं वो आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में। अब ऊपर गांधी शब्द, पहले वाक्य में गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा था और दूसरे में जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो इसी तरह के जो हैं आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपने इनको ध्यान से
करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।